ईडी की कार्रवाई से लेकर पीएमएलए के तहत ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की खबरें तो आपने जरूर सुनी होंगी। इसी से जुड़ा एक और शब्द आपने जरूर सुना होगा जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जानते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध धन के रूप में पेश किया जाता है। इसमें अवैध ड्रग्स की तस्करी, आतंकवाद के वित्त पोषण, अवैध हथियारों की बिक्री, मादक पदार्थों की तस्करी, स्मगलिंग, रिश्वतखोरी, कंप्यूटर धोखाधड़ी और वेश्यावृत्ति शामिल है। इस प्रकार की गतिविधियों से कमाए गए पैसे को गंदा धन या डर्टी मनी कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गंदे धन को कानूनी तरीके से अर्जित धन में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो दोषियों के द्वारा अवैध पैसों को वैध बनाने के लिए अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहले चरण में अवैध पैसों को स्रोत के जरिए वित्तीय प्रणाली में लाया जाता है। दूसरे चरण में धन को विभिन्न लेन देन के जरिए और निवेशों के जरिए फैलाया जाता है ताकि इससे अवैध स्रोतों को छुपाया जा सके। अंतिम चरण में इस पैसों को ऐसे तरीके से वित्तीय प्रणाली में पेश किया जाता है कि यह वैध और स्वच्छ धन के रूप में उपयोग किया जा सके। अब आइए समझते हैं क्या है पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम। पीएमएलए साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम को पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2005 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसके अलावा इस एक्ट का मकसद आर्थिक अपराधों को, काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना है। इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की है। नियम के मुताबिक यदि कोई इंसान किसी अपराध की आय में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल है तो उस पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक कंटिन्यूअस क्राइम है, इसलिए आदमी को उस अपराध में भाग लेने के लिए माना जाएगा जब तक कि वो उस संबंधित कार्यों से फायदा लेता रहेगा। ये तो हुआ पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग का एक साधारण परिचय, लेकिन समय समय पर इस कानून के दायरे एवं इसके तहत दी गई ईडी की शक्तियों पर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर इससे जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इस कानून की संवैधानिकता की बात करें या इससे जुड़े प्रावधानों की बात करें तो इस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि छोटे और कम गंभीर अपराधों को शामिल करना, अनुसूची में अन्य कम गंभीर अपराधों को शामिल करना कानून के मूल उद्देश्यों को कमजोर करता है। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे छोटे और गैर गंभीर अपराधों को भी शामिल करने के लिए अधिनियम की अनुसूची का वर्षों से विस्तार किया गया है। वहीं इसके तहत सामान्य अपराधों के लिए भी गंभीर अपराधों के बराबर सजा दी जाती है। अपराध की आय की व्यापक परिभाषा को अधिकारियों द्वारा काफी विवेक प्रदान करती है। विपक्ष का कहना है कि अपराध की आय को निर्धारण में इस विवेक की जांच अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसके तहत जमानत की कड़ी शर्तें हैं। इसके तहत आरोपी को अदालतों के पूरे पदानुक्रम द्वारा जमानत से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि पीएमएलए के तहत जमानत का प्रावधान कहता है कि एक न्यायाधीश केवल तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि आरोपी निर्दोष है। वहीं अगर देखा जाए तो यह एंग्लो सैक्सन न्यायशास्त्र के खिलाफ है, जो दोषी को दोषी साबित होने तक एक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। इसके अलावा अभियुक्त पर बेगुनाही का सबूत का बोझ भी होता है। अभियुक्त पर बेगुनाही के सबूत का बोझ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौती प्रस्तुत करता है। वहीं संघीय सिद्धांतों और बुनियादी संरचना सिद्धांत के खिलाफ पीएमएलए के तहत ईडी संबंधित राज्य की पूर्व सहमति के बिना जांच कर सकता है। यह अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों जैसे सीबीआई के विपरीत है, जिन्हें किसी भी जांच गतिविधियों को अंजाम देने से पहले राज्य की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होती है। यह संघवाद के सिद्धांत का अतिक्रमण करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसमें अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जाता है। पीएमएलए के तहत ईडी को परिवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट या विवरण का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती जिसमें आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप शामिल हैं। यह आरोपी के बारे में सूचित किए जाने के आरोपी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, जो एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन किया जाता है। मामूली अपराधों और गंभीर आर्थिक अपराधों के अभियुक्तों की सजा को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 20(3) का भी उल्लंघन किया जाता है। जांच के दौरान
साक्ष्य देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करने की अधिकारियों की शक्ति आत्म उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन है। इस कानून के तहत अधिकारियों को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अधिनियम परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सम्मन, गिरफ्तारी और छापे की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। अधिकारियों के लिए यह अत्यधिक शक्ति संभावित रूप से इसके दुरुपयोग और अतिरोध का कारण बन सकती है। विपक्ष के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सुनवाइयों के दौरान इस कानून के तहत दी गई ईडी की शक्तियों एवं इसके तहत कुछ प्रावधानों की निंदा की है। जैसा कि निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पीएमएलए का जमानत प्रावधान असंवैधानिक था क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था। वहीं विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सख्त जमानत प्रावधान उचित है और इसका पीएमएलए के उद्देश्यों से सीधा संबंध है। फिर पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संचालन में विसंगतियों और पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डाला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निष्पक्षता के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद पावना डिब्बूर बनाम परिवर्तन निदेशालय 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए और प्रक्रियात्मक उल्लंघन और दुरुपयोग का अवलोकन किया। इसने ईडी और अन्य अधिकारियों द्वारा कानूनी मानकों से सख्त पालन की आवश्यकता को इंगित किया। इन सब मामलों के अलावा हाल में ही अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों और इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल खड़ा किया। अगर हम बात करें इसके आंकड़ों की तो उसको देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। लोकसभा में हाल में ही दिए गए एक उत्तर के अनुसार पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक वर्ष में वर्ष 2014 में 195 से बढ़कर वर्ष 2023 में 934 हुई है। एक दशक की अवधि में 378% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 2014 से 2018 तक सालाना दर्ज मामलों की संख्या 200 से नीचे रही है, जिसमें 2014 में सबसे अधिक 195 और 2018 में सबसे कम 146 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन 2019 के बाद से मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 2020 में 708 मामले, 2021 में 1166, वहीं 2022 में 1074 और 2023 में 934 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर इस वर्ष की बात करें तो अगस्त महीने तक 397 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पीएमएलए में पंजीकृत मामलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद दोष सिद्धि और बरी होने के दर में जमीन आसमान का फर्क पाया गया। दोष सिद्धि दर रजिस्टर्ड मामलों की संख्या में 1% से भी नीचे है। 2014 और 2024 के बीच कुल 5294 मामले दर्ज किए गए, लेकिन 40 में सजा हुई और 3 को बरी किया गया। इस अवधि में 3 में से 11 वर्षों में से कोई सजा नहीं हुई, जबकि 8 वर्षों में सालाना केवल 1 अंकीय सजा की गई, जिसमें 2023 और 2024 दोनों में सबसे अधिक 9 थी। बरी होने के लिए 9 वर्षों में से 11 वर्षों में कोई दर्ज नहीं किया गया। 2 में से केवल 2017 और 1 2024 में बरी हुए। वहीं राज्यसभा में दिए गए 6 अगस्त 2024 के एक अन्य उत्तर में वर्ष 2019 से 2024 तक के दौरान दर्ज परिवर्तन शिकायत सूचना रिपोर्ट यानी ECIR के कुल मामलों में ईडी द्वारा अभियोजन शिकायतों के रूप में संदर्भित आरोप पत्रों की संख्या 10% से 34% तक भिन्न थी। कुल मिलाकर वर्ष 2019 से 2024 तक औसत चार्जशीट दायर करने की दर लगभग 20% है। सबसे ज़्यादा वर्ष 2024 में लगभग 34% चार्जशीट दायर की गई थी। वहीं 2021 में सबसे कम 11% चार्जशीट दायर की गई थी। उसी जवाब से यह भी पता चला कि 2019 से 2024 तक ईडी ने निजी कंपनियों के खिलाफ 1519 मामले दर्ज किए हैं और इसी अवधि के दौरान किसी भी कंपनी के खिलाफ एक भी मामला बंद नहीं किया गया है। चार्जशीट दायर करने और क्लोजर की ये आंकड़े ट्रायल की किसी भी धीमी गति के संकेत हैं, जो दर्ज मामलों का 99% से अधिक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।